नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। इससे पूर्व में हमने पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है या मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और उसी अधिनियम में हमने लास्ट में देखा कि उसमें ये प्रावधान था कि इस अधिनियम की बातों की जो उसमें प्रावधान थे उनकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो 1919 का अधिनियम था, चूँकि वह असफल रहा और उसकी असफलता के कारण 10 वर्ष से पहले ही एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग को हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। 7 सदस्य इस आयोग में थे और उन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और 8 नवंबर 1927 को इस आयोग का गठन किया गया। और चूंकि इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस आयोग को श्वेत आयोग की संज्ञा भी दी जाती है। और किसी भी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इस आयोग का बहुत विरोध हुआ। और कांग्रेस का उस समय मद्रास में अधिवेशन था, उसके जो अध्यक्ष थे एम एन अंसारी थे। 1927 में उन्होंने इस आयोग का पूर्णतः बहिष्कार किया। और जब साइमन कमीशन का विरोध होता है तो उस समय जो भारत सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, वो साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को एक चुनौती देते हैं कि आप ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार कीजिए जिसको भारत में सभी दल जो हैं उसको स्वीकार करते हों। और कांग्रेस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी गठित की। और फिर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार जिन्ना भी अपनी एक नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना भी अपनी एक 14 सूत्रीय मांग जो है वो रखते हैं। तो उन 14 सूत्रीय मांग जिन्ना की नेहरू रिपोर्ट में जो मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे उनके भी कुछ पॉइंट थे, जिनमें औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में उत्तरदायी शासन, प्रांतों की स्वायत्ता और सुप्रीम कोर्ट की तत्काल स्थापना तथा देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना और जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसकी समाप्ति और मूल अधिकार, ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट में की गई। उसके बाद इन रिपोर्ट और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचता है। उसका बहुत विरोध होता है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को साइमन कमीशन देता है। साइमन कमीशन के विरोध के बावजूद भी भारत शासन अधिनियम 1935 बना। उस भारत शासन अधिनियम 1935 में ज़्यादातर जो बातें हैं वो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी वही बातें हैं। तो इस प्रकार साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग, इन तीनों बिंदुओं को लेकर हमने बाद में देखा कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में। इसी बीच 1932 में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक अवार्ड, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहा जाता है, वो योजना रखी। और इसके माध्यम से हमने पहले देखा कि जो हमारी एक तरीके से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी जिसका विस्तार इससे पूर्व के अधिनियम में भी किया गया था, उसको बढ़ाकर ये कर दिया गया कि दलितों के लिए भी अलग से पृथक निर्वाचन जो है क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। तो गांधी जी ने इसके विरोध में फिर पुणे की जो यरवदा जेल होती है वहाँ पर गांधी जी अनशन कर देते हैं। फिर उसके बाद दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में समझौता होता है जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और उसमें जो बाद में समझौता होता है, यानी संयुक्त हिंदू निर्वाचन क्षेत्र को तो रखा गया, दलितों के लिए अलग से नहीं किया गया, पर दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इसके माध्यम से कर दी गई। और इसके बाद जो हमारा आता है उसको हम सब जानते हैं, जिस अधिनियम को जो इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935। और ये
एक तरीके से आज का जो हमारा संविधान है, उस संविधान में भी अधिकतर बातें इस भारत शासन अधिनियम से ही ली गई है। तो आइए पढ़ लेते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसके वो कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, जो कौन कौन से मुख्य प्रावधान थे जो इसमें किए गए। तो इस अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है, मुख्य बिंदु हैं, उनमें पहला है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। यानी इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो ब्रिटिश प्रांत थे, एक तो वो और 6 कमिश्नरी प्रांत और प्लस देसी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। तो इसमें भी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनके लिए संघ में शामिल होना अनिवार्य था, पर जो देसी रियासतें थी उनके लिए इसमें स्वैच्छिक था, वो अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते थे, चूँकि वो कभी शामिल नहीं हुए और इस प्रकार का जो संघ है वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। इसके बाद इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु दूसरा था, केंद्र में द्वैध शासन। यानी इस अधिनियम के माध्यम से हमने पढ़ा कि जो पहले 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया गया था, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों का द्वैध शासन तो समाप्त कर दिया गया, पर केंद्र में द्वैध शासन जो है इस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया। तीसरा, शक्तियों का विभाजन। यानी प्रांतों और केंद्र दोनों को अलग अलग से विषय दिए गए, जिनके अनुसार वो कानून बनाते थे। एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिनको हम आज भी अपने संविधान के अंदर देखते हैं। तो संघ सूची में 59 विषय रखे, राज्य सूची में कितने विषय रखे? 54 विषय रखे, और आपके जो समवर्ती सूची थी उसमें 36 विषय रखे। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि शक्तियों का विभाजन किया गया। समवर्ती सूची में 36 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संघ सूची में या केंद्र की सूची में कितने विषय रखे गए? 59 विषय। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब ये होता है जिनका कहीं जिक्र नहीं है तीनों सूची में। इस प्रकार का जो विषय होगा वो विषय किस में समाहित कर दिया गया? वायसराय को उसकी पावर दी गई। इसके बाद जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है वह है संघीय न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के माध्यम से एक संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में की गई, जिसमें 1 न्यायाधीश और 6 अधिकतम न्यायाधीश हो सकते थे, और इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो सम्राट द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय मुद्रा और साख पर नियंत्रण रखने के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई? 1935 के अधिनियम के माध्यम से। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है प्रांतीय स्वायत्तता। यानी अब इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। प्रांत अपने जो राज्य सूची के विषय थे उन पर कानून बनाने के लिए और स्वतंत्र हो गए, और जो प्रांतों के गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर जनरल के अंडर में काम करते थे, जिसको वायसराय कहते थे, अब वो उसके अंडर में न रहकर सीधे डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंडर में हो गए, ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि हो गए। और इस प्रकार इसी के माध्यम से 11 प्रांतों में विधानसभा और उसके साथ ही 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था, अर्थात 6 प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना भी की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, बम्बई, असम और आपका जो है मद्रास और संयुक्त प्रांत, ये 6 प्रांत थे जिनमें विधान परिषद की स्थापना की गई। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के माध्यम से भारत परिषद का अंत कर दिया गया, जिसमें 15 सदस्य होते थे। केवल अब भारत सचिव का पद रह गया। तो भारत परिषद का अंत भी इस अधिनियम के माध्यम से किया गया। उसके बाद मताधिकार का विस्तार, यानी इस अधिनियम के माध्यम से जो वोट देने का अधिकार था इसमें भी थोड़ा विस्तार किया गया। अब लगभग 10% जो जनता थी, 10% लोगों को वोट देने का अधिकार इस अधिनियम के माध्यम से मिल गया। इस भारत शासन अधिनियम की कुछ आलोचनाएं भी हुई है। पंडित नेहरू ने इसको जो है गुलामी का अधिकार पत्र भी कहा। इसके साथ साथ
इंजन रहित अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी भी इसको पंडित नेहरू जी ने कहा। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पूर्णतः सड़ा हुआ और मूल रूप से बुरा कहा। इस प्रकार इस अधिनियम की बहुत सारी आलोचनाएं भी होती है, पर इस अधिनियम के माध्यम से ही देश में जो प्रांतों के चुनाव हुए, 1937 के जो चुनाव होते हैं वो 1937 में चुनाव इस अधिनियम के माध्यम से ही हुए। तो ये अधिनियम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब नेक्स्ट क्लास में इस अधिनियम के बाद जो बहुत सारे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को हम जानेंगे। आज की क्लास आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आपसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक बार इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपकी समझ में अवश्य आएगा, और वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। कहीं कुछ समझ में ना आए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। नमस्कार।